हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षक मंत्रा। तो हम जो सीटेट और एचटेट है उसके लिए सीडीपी की क्लासेस लगा रहे हैं। तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होता है जो हम समाज में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, कैसे हमारा रहना सहना है, क्या कितना हम घुलते मिलते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है, पैदा होता है बच्चा, तो वो किसी को नहीं जानता, वो एक कल्चरल आइडेंटिटी अपनी एक्वायर करता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी को नहीं जानता, उसके बगल में आस पास में क्या है क्या नहीं है। फिर वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसके पड़ोसी कैसे हैं, उसका नेबरहुड क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। उसको क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सब उसको एक कल्चरल आइडेंटिटी कि मान लीजिए आप हिंदू हैं, आपका धर्म हिंदू है, आप मंदिर वंदिर जाते हैं, आपके अगल बगल में आपकी कास्ट के रिलीजन के लोग हैं, तो आपको उस हिसाब से सोशलाइजेशन होगा। आप अगर मुस्लिम हैं, मस्जिद जाते हैं, तो आपको उस हिसाब से सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, आप एक बहुत हाई सोसाइटी में रहते हैं, एक आप विलेज में रहते हैं। ठीक है, आप मतलब हर जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी वो सब फैक्टर डिसाइड करता है आपके सोशलाइजेशन के प्रोसेस को। फिर बायोलॉजिकल, इसको जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से सोशल आइडेंटिटी में शिफ्ट होना। बायोलॉजिकल आइडेंटिटी तो मतलब कि भाई आप पैदा हुए, लड़का हो लड़की हो, एक होते सोशल आइडेंटिटी, आपकी सामाजिक क्या पहचान है, ठीक है, उसमें शिफ्ट होता है। एरिस्टोटल ने क्या बोला है? मैन इज ए सोशल बीइंग बाय नेचर, कि जो आदमी है वो बाय नेचर सोशल बीइंग है, मतलब सामाजिक प्राणी है, कि इंसान अकेला रह ही नहीं सकता। इंसान को जो सोशल बीइंग मतलब समाज में रहता है, आदमी अकेला नहीं रहता। ये बात किसने कही थी? आपकी एरिस्टोटल ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन के टाइप। तो देखो, सबसे पहला आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन और ऊपर रीसोशलाइजेशन। तो देखो, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या हो गया? प्राइमरी मतलब सबसे पहला सोशलाइजेशन आपका कौन करता है? आपकी फैमिली, खुद की फैमिली। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पास में कौन होता है? सिर्फ उसके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, यही उस बच्चे के आसपास रहते हैं, उसको सोशलाइज करते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आप क्या आते हैं? फैमिली। इसलिए हम फैमिली को क्या बोलते हैं? मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का एक छोटा रूप। कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए वही सोसाइटी है, उसके अगल बगल में जो उसके माँ बाप है, चाचा ताई ताऊ, वो सभी उसकी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, इसलिए फैमिली को बोला जाता है। फिर आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपके कौन आते हैं? जो आपका नेबरहुड हो गया। अब मान लो बच्चा पैदा हुआ था तो उसके पास कौन था? सिर्फ उसकी फैमिली थी, माँ बाप थे, वही क्या है? प्राइमरी सोशलाइज, उन्होंने ही उसको सोशलाइज किया। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होगा? बच्चा अब थोड़ा बड़ा होगा तो कहाँ निकलेगा? स्कूल जाएगा। 2.5 3 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है, अड़ोस पड़ोस में खेल लेगा, बगल के बच्चों से खेल लेगा, तो वो क्या करते हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो जो आपका नेबरहुड है और आपका स्कूल है वो क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपका करते हैं। उसके बाद आता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन वो होता है पार्टिसिपेट इन अदर ग्रुप, कि बाद में बच्चा क्या है? दूसरे ग्रुप्स में जाके कुछ सीखता है, सोशलाइजेशन होता है, कुछ जो सामाजिक कैसे रहना सहना वो सब ग्रुप्स में जाके, किसी और ग्रुप में जाके सीखता है, उसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन मतलब कि आपका सोशलाइजेशन कौन कौन करता है? तो उसमें आ गया आपकी फैमिली, जो हमने ऊपर पढ़ा, प्राइमरी सोशलाइजेशन में हेल्प करती है। फिर आपका आ गया पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब जो आपके दोस्त वगैरह वो सब। फिर आपका आ गया स्कूल और मीडिया, ठीक है। आप स्कूल जाते हो तो आपका सोशलाइजेशन होता है, आपके दोस्तों के साथ रहते हो तो सोशलाइजेशन होता है, फैमिली में होता है, और आपका मीडिया जैसे टीवी वगैरह देखते हो, न्यूज़पेपर, उसमें आपका सोशलाइजेशन होता है। अब इसमें दो एजेंट होते हैं आपके सोशलाइजेशन के, एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव से आप नाम याद रखो कि मतलब एक्टिव है इंसान, ठीक है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फैमिली जैसे आपकी, कि जो आपकी फैमिली है उससे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर डायरेक्टली आप चीज़ें सीखते हो, तो वो क्या है? एक्टिव एजेंट। और पैसिव में क्या आ गया? जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आप वहाँ पे जाते हो, सीखते हो, जैसे लाइब्रेरी। दूसरे फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन को? नेशनलिटी, कि आप जैसे आपकी कंट्री क्या है, जेंडर मतलब बॉय हो गर्ल हो, कल्चर आपका क्या है, आपकी भाषा क्या है, ये सब चीज़ें
किसको अफेक्ट करती है, एजेंट्स ऑफ किसको अफेक्ट करती है, सोशलाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है छोटा सा, जेंडर कॉन्स्टेंसी, मतलब बच्चे को कब पता लग जाता है कि भाई जेंडर फिक्स है, मतलब लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की रहेगी। तो ये जैसे 2 to 7 तक की हम एक एज मान के चलते हैं, उसमें चाइल्ड अंडरस्टैंड करता है दैट जेंडर इज इरिवर्सिबल। और ये किसने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था, कि बच्चा क्या समझ जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि लड़की है वो लड़का बन जाएगी या लड़का है वो लड़के बन जाएगा। मोस्ट क्रूशियल स्टेज कौन सी होती है इसके लिए, चाइल्डहुड की। अब देखो जेंडर लेबलिंग मतलब नॉट फिक्स्ड अबाउट जेंडर बाय अपीयरेंस, मतलब इसमें क्या है, जेंडर को देखता है बस अपीयरेंस से कि भाई ये लड़का जैसा दिख रहा है तो लड़का है, ये लड़की जैसा दिख रहा है तो लड़की, मतलब सोचेगा इसके छोटे बाल हैं तो लड़का होगा, अगर कोई लड़की भी छोटे बाल करवा लेगी तो उसको लगेगा ये लड़का है। तो बाय अपीयरेंस होता है। तो जेंडर लेबलिंग कब होती है, 2 से 4 साल। फिर आती है जेंडर स्टेबिलिटी, 5 से 6 साल। उसमें क्या होता है, गर्ल को लगता है कि जो गर्ल है वो मम्मी होती है और बॉय होता है वो क्या होता है, पापा होता है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है जेंडर स्टेबिलिटी में। और उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज आती है जेंडर कॉन्स्टेंसी। इसमें क्या है, आपको फिक्स हो जाता है कि जेंडर इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं होता। अब आपका नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल मॉडल, किसने दिया था, यूरी ब्रोन फैन ब्रिनर ने सोशल डेवलपमेंट के लिए एक इकोलॉजिकल मॉडल दिया था। ये मॉडल है, इसमें क्या कहा गया है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन करती है द चेंजेस दैट हैपन इन ए चाइल्ड एंड हाउ ए चाइल्ड इन्वायरमेंट अफेक्ट हिम एज ही ग्रोज एंड डेवलप, कि भाई जो बच्चा है उसका इन्वायरमेंट उसको कैसे अफेक्ट करता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और डेवलप होता है, वो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। कि जो बच्चे का आस पड़ोस है, उसके नेबर है, वो बच्चे को कैसे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है। तो इसमें देखो सबसे पहले बीच में क्या होता है, चाइल्ड होता है। चाइल्ड के जो बिल्कुल पास वाला सिस्टम है, जो बिल्कुल उसके टच में रहता है, उसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आता है, होम आता है और स्कूल आता है, ठीक है। 2 चीज़ें माइक्रो सिस्टम में आ गई। उसके बाद सेकंड आता है हमारा मीजो सिस्टम। जैसे ही बच्चा माइक्रो सिस्टम से बाहर निकलेगा वो किस में जाएगा, मीजो सिस्टम में। मीजो सिस्टम आ गया सेकंड पार्ट। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो सिस्टम, की जो माइक्रो सिस्टम की चीज़ें थी उन्हीं के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा। जैसे होम से आपके पेरेंट्स हो गए और स्कूल से टीचर हो गए, तो क्या हो गया, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, एक टाइप का मीजो सिस्टम के अंदर आता है। इसके अंदर होता है आपका रिलेशन बिटवीन पीपल एंड सेटिंग, कि इंसान, पीपल और सेटिंग मतलब जगह के बीच में रिलेशन। फिर जैसे ही आप मीजो सिस्टम से बाहर निकलोगे, थर्ड आपका आता है एक्सो सिस्टम। इसमें जैसे इंडस्ट्री ट्रांसफ़र, इसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, ये तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते थे, लेकिन जो थर्ड आपका इको सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, उसमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इसमें जैसे पेरेंट्स का प्रोफेशन हो गया कि भाई आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, टीचर है। अब ये डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करता बच्चे को, लेकिन इनडायरेक्टली उसका अफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेस कम था तो आप एक्सो सिस्टम के बाहर जाओगे अगर यहाँ पे, तो फोर्थ आपका आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के अंदर आपका आ गया कल्चर, लॉ एंड कस्टम, कि आपकी मतलब क्या आपके रीति रिवाज हैं, क्या आपकी परंपराएं हैं, क्या आपके लॉ हैं, ठीक है, कानून क्या हैं, ये जनरेशन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, मैक्रो सिस्टम। फिर आपका आता है लास्ट जो आउटर सर्कल है, उसमें आपका आएगा क्रोनो सिस्टम। ये थ्रू आउट लाइफ चेंजेस होता रहता है। क्रोनो सिस्टम होता है सबसे आउटर। इसको याद करने की ट्रिक है MMEMC, ठीक है, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। और ये सब सीक्वेंस में ही आपको लर्न करना है। सोशल लर्निंग थ्योरी प्रपोज की थी बाय मिलर एंड डोलार्ड और एक्सपेंडेड बाय एल्बर्ट बंदूरा, ठीक है। कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी, मिलर ने और डोलार्ड ने, और एक्सपेंड उसको किसने की थी, एल्बर्ट बंदूरा ने। ये काफ़ी छोटी सी थ्योरी है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसमें किसने दी थी, ये CH कुल्ली ने। इसने क्या बोला था, एवरीवन डेवलप हिज और हर आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू हाउ अदर थिंक एंड परसीव हिम और हर एज हाउ ही और शी टेक्स अदर परसेप्शन। मतलब इसने क्या कहा था कि भाई जो इंसान है वो अपनी आइडेंटिटी दूसरों के हिसाब से डेवलप कर लेता है, कि भाई दूसरे उसको किस हिसाब से देख रहे हैं, उसको कैसा समझ रहे हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं। यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर पर्सन, कि हम सोचते हैं कि हम दूसरे इंसान हमें कैसा समझ रहे हैं, हम उसके लिए कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ अदर पर्सन, फिर हम उसी चीज़ को इमेजिन करने लग जाते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और फिर हम वही चीज़ फील करने लग जाते हैं। यू फील सेम सेंस ऑफ प्राइड, हैप्पीनेस, गिल्ट और शेम। कि मान लो आप बस में जा रहे हो, कोई आपको देख रहा है, आपको लगता है कि ये सोच रहा है कि यार ये कितना गंदा लग रहा है, कितनी भद्दी दिख रही है, तो आप खुद को आपको उस अंदर से वही शर्म से लगने लग जाती है। मान लो आपके अच्छे मार्क्स आए, आप आ रहे हो, आपको लगता है कि हाँ भाई
आज मेरे पड़ोस के लोग मेरे को देख रहे हैं तो ये बड़े प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप खुद अंदर अंदर से खुश होते हो, हाँ हाँ मेरे बारे में तो मतलब सब अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अब चार्ल्स हॉटन कुली ने एक लाइन बोली थी, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। कि मैं वो नहीं हूँ जो मुझे लगता है कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है कि मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ जो मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं हूँ, ठीक है। मतलब वही है कि हम दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारी छोटी छोटी थ्योरी थी। सो थैंक यू वेरी मच। इनको आप रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये पढ़ लो। आपका ये पूरी चीज़ आपका सीटेट अगर ना निकले तो आप मेरे पास आना, ये खुद आपका सारा इसके अंदर से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और मेरे को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि देखो मेहनत करते हैं उसके बाद अगर अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो फिर मन भी नहीं करता। सो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई आपको इश्यू हो, कुछ हो, टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता देना। सो थैंक यू वेरी मच।